कि रेफरल्स मिलने के लिए हमारी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होनी बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूँ कि एंटरप्रेन्योर्स को है ना, मानो ना मानो, हाँ, आपके बिज़नेस में एक सारथी की ज़रूरत है, एक सही बात। शिक्षक की ज़रूरत है, एक राह दिखाने वाले कोच की ज़रूरत है। आपके ज़रिए अपने एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने बिज़नेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हो, तो अपने पहले बिज़नेस को ये समझिए कि मेरा बिज़नेस क्या है। हुँ, आप अपने पहले तो बिज़नेसेस के ओनरशिप की जानकारी लीजिए। काफ़ी सारे लोग आज भी, अपने एंटरप्रेन्योर्स आज भी प्रोप्राइटरशिप में अटके हुए हैं हुँ, या पार्टनरशिप में अटके हुए हैं। कई लोगों के पास ये बताया जाता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप बैंक के पास चले जाइए, बैंक आपको लोन देगी। तो बैंक क्या रेट पे देगी? 12-15% से नीचे तो नहीं कोई देगी। नहीं दे बिज़नेस लोन अगर 12-15% से होगा, तो वो बिज़नेस क्या करेगा? Hello, everyone, and welcome to the J4E podcast, the voice of Indian startups, where we speak to people just like you. We speak to small business owners, MSMEs, startups, large business owners. This show is your one stop shop for anything and everything to do with business, to learn about entrepreneurship, to learn about the Indian startup culture. My name is Amandeep Singh, and let me welcome you to today's episode of the J4E podcast, the voice of Indian startups. वेलकम टू J4E पॉडकास्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां हम हमारे स्पेशल बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएंगे, उनकी जर्नी समझेंगे और देखेंगे हम उनके साथ क्या सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ है नन अदर देन आवर फेवरेट बिलवेड वेरी वेरी लविंग पर्सनैलिटी मिस्टर महेंद्र लुनिया जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जेटलिया साहब, मुझे और जे4ई आपने मुझे यहाँ पे स्पेशली जे4ई कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला, एंटरप्रेन्योर से रूबरू होने का मौका मिला, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू फॉर दैट। वेलकम अगेन सर। हम आपकी जर्नी समझना चाहते हैं, इतने डेकेड्स कैसे, हाउ डिड द पर्सनालिटी, हाउ डज दिस बिजनेस मैग्नेट ये बने, कैसे है, इनका जर्नी क्या है? तो जेटलिया जी, मेरा जन्म 1974 का पूना से ही हूँ मैं, यहाँ मुंडवा से ही हूँ। और एक 10-20 साल तक मैं हमारे किराने के बिज़नेस में ही था, पिताजी के साथ ही काम करता था और काफ़ी सारा किराना में काम किया है। 10वीं में मैं फ़ेल भी हो चुका हूँ, लेकिन मेरा एजुकेशन मैं एसवाय बीकॉम तक किया हूँ। उसके बाद क्योंकि मारवाड़ी कुटुंब से हूँ, तो एक हमारे खून में हो जाता है कि हम एक तो बिज़नेस करेंगे, बिजनेस करना या है। तो फिर ट्रेडिंग करेंगे, या तो फिर साहूकारी करेंगे। हाँ। तो जब पिताजी के साथ मैं ट्रेडिंग करता था, उसके बाद कुछ हद तक वो जो किराने का जो माहौल है, अगर आपको पता है कि 14-14 तास दुकान में काम करना बिल्कुल पड़ता था, बिल्कुल। बहुत सारा। और मैं थोड़ा-सा आलसी किस्म का बंदा हूँ, ऐसा मान सकते हो आप मुझे। तो मैंने पिताजी को उस टाइम पे बोल दिया 1996-98 के दरमियान कि भाई मैं ज़्यादा किराना में काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं तो ये आलस हमारे सबके लिए फायदे का तय हुआ कि आपने वहां से एक नई जर्नी शुरू करी। तो उसके बाद मैंने मनी लॉन्ड्रिंग में आया और श्री गजानन फाइनेंस के नाम से मैंने अच्छा। पहले एक बिज़नेस शुरू किया, जहाँ पर प्राइवेट फाइनेंस वगैरह होता था। हम्म। 2003 तक इतना पैसा आ रहा था उसमें से हम्म। कि बहुत अच्छा पैसा आ रहा था। तो उसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कोई मेरे पार्टनर्स के कारण ये ऐसा बोल सकता हूँ मैं आपको कि मुझे कोई बुरी आदतें लगी नहीं। ओके। तो दैट्स व्हाई पैसा खर्चा हुआ नहीं। तो पैसा लगाना है कहाँ, तो शेयर मार्केट हमें हाँ, पता चला 1998 से मैं शेयर मार्केट में हूँ। बढ़िया। और आपको बता दूँ कि शेर खान आज का जो ब्रांड है, ये हाँ। शेर खान नहीं था पहले, हम्म। एस एस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। हम्म। तब से मैं उनका फ्रेंचाइजी ओनर्स हुआ आज 20 सालों तक। क्या बात। और शेयर मार्केट में मैं फ्रेंचाइजी के तौर पे बहुत सारा काम किया हूँ। उससे पहले मैं सटोडिया भी था। तो
सिटोडिया माने आप जानते हो कि ट्रेडिंग करते थे हम लोग पर डे। पोजीशंस लेंगे हाँ, डेली। तो 2003 में एक अराउंड ऐसा कुछ वाक़या हुआ कि इंसिडेंस हुआ एक, कि एक दिन में मुझे 72,000 का लॉस हो गया। हम्म। तो मुझे आज वो दिन याद है, मेरे चाचा जी मुझे बोले थे कि आज का तेरा दिन नहीं है, तू बाहर निकल जा। ओके। तो कैनेट फाइनेंस के उस ट्रेडिंग रूम में हमारा वहाँ पे ट्रेडिंग होता था, और वहाँ पे उस टाइम पे यानी कि चिल्ला के हम शेयर खरीदे, बेकरी करते थे, ट्रेडिंग रूम था। तो बाहर चला आया तो मैंने देखा कि भाई एक बंदा बड़े आराम से बैठा हुआ सभी फ़िल्मों का यानी कि आनंद ले रहा है। अच्छा। तो जस्ट मैंने उसे पूछ लिया कि भई आप, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप यहाँ पे बैठे रहते हो। तो उनका नाम है दीपक शाह। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कुछ भी करो, आप खरीदी करो, बिक्री करो, तो मुझे तो पैसा कमीशन मिलना ही मिल है। रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से सताया उस क्वेश्चन ने, तो मैंने वहाँ पे उस प्रकार से देखने की कोशिश करी, और 2003 में मैंने फिर उस टाइम के एस.एस. कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइज़ी ली, हम्म, जो जल्द ही शेर खान बना। हम्म। और एक इंसिडेंस और एक उसी टाइम पे 2003 में मार्केट में एमसीएक्स आया था, मल्टी Commodity। कमोडिटी एक्सचेंज। तो 72,000 का जो नुकसान हुआ था उस दिन भी, वो इनके साथ बात हो रही थी, उसके बाद पेपर भी पढ़ रहा था। हम्म, तो पेपर में एक न्यूज़ था कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर को, उस टाइम के किसी ऑयल कंपनी की चेयरपर्सन एक 250 करोड़ का एक चेक दे रहे थे, और उनको बता रहे कि ये दिस इज़ अ डिविडेंड फॉर, डिविडेंड का चेक अच्छा, है। 250 करोड़ डिविडेंड 250 का चेक। डिविडेंड का चेक जो ऑयल कंपनी गवर्नमेंट को दे रही थी, ओके। फाइनेंस मिनिस्टर को दे रही थी। सही है। तो एक एक दिमाग में आया, ध्यान में आया कि 1 डेढ़ महीने पहले गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि पेट्रोल के प्राइस हाइक करने पड़ेंगे, डीज़ल के प्राइस हाइक करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी ऑयल कंपनीज़ लाख, 1.5 लाख करोड़ का लॉस कर रही लॉस है। कर ली और ये डिविडेंड यहाँ पे तो डिक्लेयर हो यहाँ रहा है। पे वो डिविडेंड कैसे दे रही है? 1 महीने में तो इतना नहीं बदलेगा। तो फिर उसे जानने के लिए मैंने दीपक शाह जी से बात करी। काफ़ी हमारे हम्म, अदर ब्रोकर्स हाउस में मैंने बात हम्म, करी, और कहा, वहाँ पे मुझे हेजिंग टूल का पता चला। हम्म, हेजिंग टूल कि जहाँ पर ऑयल कंपनीज़ एक बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेके रखती है हम्म। अपने फ्यूचर नीड्स के लिए, ओके। और जब भी आगे जाके रेट बढ़ते हैं तो उन्हें उसका फ़ायदा मिलता है। तो मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, एमसीएक्स जो मार्केट में आया ना, हम्म, तब मुझे याद है शरद पवार जी ने उस टाइम पे कहा था हम्म। कि दिस इज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हमारे किसान इसे सीखते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत होगा। हालाँकि आज 20 साल के बाद भी वो हमारे किसान उस चीज़ को नहीं सीख सीखे पा रहे। नहीं है, लेकिन व्यापारी जो हमारे जैसे व्यापारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा, इसका फ़ायदा लिया। लेकिन एमसीएक्स अगर सच मायने में अगर हम आगे अपने किसानों को भी बता दें, हम्म। तो हमारे किसानों की जो आत्महत्याएँ बहुत हद तक कम हो सकती है। ओके। कि क्या है ना, कि एमसीएक्स में आप अपना माल पहले बेच सकते हो, बाद में खरीद सकते हो। तो हेजिंग टूल की बात कर रहा था मैं, वहाँ सही पे है। हेजिंग टूल मुझे पता हम्म, चला कि ऑयल कंपनीज़ क्रूड में बहुत बड़ा हेजिंग करती है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ अगर वहाँ पे बाहर के देशों में अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, हम्म। तो एक बेस डॉलर प्राइस पे करती है, और सही है। वो जो बेस डॉलर प्राइस होता है, वो कंपनियाँ हेज कर लेती है। तो कल चल के ऊपर नीचे ऊपर जाए नीचे तो। हुआ तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता है, हम्म, या तो फिर उनको कोई यानी कि बड़ा-सा नुकसान होने की संभावना टल संभावना जाती है। है। तो कहीं न कहीं उस हेजिंग टूल को मैंने वहाँ पे सीखा। हम्म, उसके बाद उसके ऊपर मैंने गौर किया। हम्म। 2003 से लेकर 2008 तक मैंने उसके ऊपर बहुत बारीकाई से काम किया। अच्छा। मैंने देखा कि कौन सी कमोडिटीज़ यहाँ पे काम होती है, तो आपने यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, हम्म, कॉपर, एल्यूमीनियम, क्रूड, ये सभी देखने के बाद मैंने एक देखा कि गोल्ड वो कमोडिटी है जो एक स्टेडी लेवल पे चलती है। चलती रहती है, और वो ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ। अगर हम देखें ना, 1, 2, 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का भी देखें ना गोल्ड का, तो वो ऐसा कभी एकदम से ऊपर गया है, एकदम से नीचे आया है, ऐसा कभी या होता तो नहीं है स्टेडी गोल्ड में। रहेगी या स्टेडीली इंक्रीज होगी। स्टेडीली इंक्रीज़ होगी। हम्म, तो यहाँ पे हेजिंग टूल बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है, ये मैंने देखा। हम्म, उसके ऊपर काम किया 2008 तक।
तो मेरा प्रोडक्ट रेडी था 2008 को। ओके। उसके बाद मैंने 2008 से लेकर 11 तक 2011 तक मैंने कई अकाउंट्स में उसमें काम किया और ये देखने के बाद तकरीबन मुझे याद है 35-36 अकाउंट थे, जिसमें हमने सेम क्वांटिटी वहाँ पे बाय करके रखी थी और उसमें काम किया था हमने। तो 2011 तक ये प्रूवन कर चुके थे हम कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट, इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट। ये सॉलिड प्रोडक्ट। और मैंने फिर उसके बाद 14 दिसंबर 2011 को विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन किया ओके। और विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड उस टाइम वो लेके आया मैं। तो इस प्रकार से मैंने तो गोल्ड ये को देखा है। 2003 को लगभग शुरू हुई हुई जर्नी। 2008 तक आपने उसको रिसर्च किया और ये सारा आपका रिसर्च उस प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट किया। 3 साल उसको टेस्ट टू मार्केट किया यस, 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 यस। और उसके बाद में फिर आपने इसको मार्केट में लेके आए, यस तो करेक्ट। जो आज 7000 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर उसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसके पीछे आपके ये करीब सभी करीब 8-9 साल का तो रिसर्च एंड Yes, डेवलपमेंट yes, वर्क है। yes, yes, yes. अमेजिंग। इट्स लाइक दिस इज समथिंग ग्रेट ना, वी कैन आल्सो लर्न कि वो हाँ। कोई भी बढ़िया प्रोडक्ट ओवरनाइट नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाले, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा और वो काम आपने इतने साल बाकी आपके व्यवसाय के साथ में किया। किया, यस करेक्ट। ये एक बहुत सीखने जैसी बात मुझे दिख रही है। तो अभी ये फिर इस डिजिटल गोल्ड का जो एरा 2011 से आपने शुरू किया, इसके बारे में एक थोड़ा-सा बताएँ हमको? तो वो जो प्रोडक्ट मैंने लिया था वो ऐसा था, कुछ एक हमने उसे इस तरीके से लिया था कि भई मुझे 100 ग्राम गोल्ड लेना है। हुँ। तो मैंने क्या किया था कि आपको बता दूँ, एमसीएक्स में हमें सिर्फ़ मार्जिन भरना पड़ता है। ओके। जैसे आई थिंक 4 टू 6% मार्जिन रहता है उसका। हुँ। तो पूरी अमाउंट नहीं जाती है। ठीक है। तो 4 टू 6% मार्जिन देके आप उतना 100 ग्राम गोल्ड वहाँ पे बाय करके रखते हाँ। हो। तो हमने 100 ग्राम की पूरी रकम हमारे अकाउंट्स में ला के रखी थी। हुँ। ओके, तो वहाँ पे सिर्फ़ हमारे 10% रखी थी, जो हमने एजिंग के लिए भेजी थी एमसीएक्स पे, हमारे ही अकाउंट पे। हुँ। तो हमने 100 ग्राम गोल्ड 10% अमाउंट पे ब्लॉक करके रखा था। ठीक है। तो 90% अमाउंट हमने इसे इन्वेस्ट करी थी हमारे, उस टाइम हमने बैंक एफडी में ही किए थे। हुँ। तब हमने म्यूचुअल फंड का ये नहीं लिया था, यानी कि अंदेशा नहीं लिया था, एक्सपोज़र नहीं लिया था। हुँ। लेकिन तब वहाँ पर उस टाइम पे अगर आपको याद है रेट भी अच्छे थे हुँ। एफडी के भी, तो वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न्स आया था। तो ये देखने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम लोगों को भी बताएँ हुँ। कि आप इसे गोल्ड बाइंग इस प्रकार से भी कर सकते हो। ओके। तो उसका फ़ायदा मैंने लेना शुरू किया। हुँ। मैंने देखना शुरू किया कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। हुँ। जब मैंने कुछ एक लोगों को, एक छोटे से ग्रुप को मैंने उस टाइम पे बताया था कि भाई आप गोल्ड लेना चाहते हो, तो आप मेरे साथ आइए। आप उस टाइम पे हम 15% अमाउंट लेते थे फॉर अच्छा। बुकिंग अमाउंट। हुँ। और वहाँ पर से हमारी जर्नी शुरू होती थी। फिर बाकी की रकम हम कस्टमर के पास से इंस्टॉलमेंट में लेते थे इंस्टॉलमेंट्स में। और वो चीज़ें शुरू हो गई। दूसरा हमने प्रोडक्ट उसी टाइम पे दिया था। उनको ये उनको गोल्ड मिल रहा है हाँ, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट पे। ये उनके हाँ, लिए सबसे बड़ा हाँ, तो उनका फ़ायदा ब्रेक थ्रू ये था था है। ना, उनका सबसे बड़ा चीज़ ये था हुँ। कि जिस रेट पे उन्होंने बुकिंग किया है, उसी रेट पे जितनी क्वांटिटी बुक की है, उतनी ही उसी के क्वांटिटी जो प्योरिटी उन्होंने बुक की है, वही प्योरिटी उनको 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद उनको मिलती थी। हुँ। बावजूद गोल्ड के रेट बढ़े, बड़े उनको कोई इश्यू नहीं था। करेक्ट। तो ये कस्टमर को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। हुँ। और वहाँ पर से अगर आप देखो तो हमारे कस्टमर्स बढ़ने शुरू हो गए। हुँ। बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हमारे कस्टमर्स में आना शुरू हुआ। एक हुँ। दूसरे के साथ लोगों ने बात करी। तो इस प्रकार से वो काम शुरू हुआ। हाँ, मार्केटिंग में इश्यू क्या आता है ना, कि यहाँ पे मार्केटिंग में इश्यू आ रहा था कि हमारे दायरे में हम बेच पाते थे, सही क्योंकि बात। उन लोगों को महिंद्रा लुनिया पता था, एक तो ट्रस्ट उसकी फैक्टर है। कंपनी ट्रस्ट हुँ। फैक्टर था। लेकिन दूसरे लोग कैसे आएँगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, पैसे भी गोल्ड के सामने ले रहा हूँ, लेकिन हाथ में सिर्फ़ पेपर दे रहा हूँ। हुँ। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी थी। तो हुँ। हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि हमारे पास कस्टमर कैसे आएँगे, क्यों आएँगे, कैसे आ सकते हैं। हुँ। हुँ। फिर हर एक चीज़ उसमें इनबिल्ड करते गए। हम कस्टमर को रिसीट देने लगे, हम कस्टमर को एग्रीमेंट देने लगे। उसके बाद कस्टमर को हमेशा उसका अपडेट मिले, इसलिए फिर हमने आईटी टीम के साथ बात करके हमने वेबसाइट डिज़ाइन करी। हुँ। हर एक का पर्सनल लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया। ओके। कस्टमर हमारे साथ बुकिंग करता है तो उसे
एज लाइक योर बैंक अकाउंट, हमारा अकाउंट उनको दिखता है ओके। कि हमारा गोल्ड कितना बुकिंग हुआ है, हमारे किस्तें कितनी भरी हुई है, कितनी बाकी है, तो इससे क्या उनको ट्रांसपेरेंसी और ये चीज़ें क्रेडिबिलिटी, करी, ये सब शुरुआत चीज़। करी। हाँ, दूसरा चीज़ ऐसा था कि इसके अलावा कस्टमर को हमारे पास लाने के लिए, मार्केटिंग के लिए हमने काफ़ी सारा खर्चा किया था पहली बार, जो 10, 12, 15 लाख रुपया खर्चा किया था। ये किया तब, यानी कि आपको बताऊँ जेटली जी, उस टाइम पे 300 रिक्शा के पूरे हुड मेरी कंपनी ने बना के दिए थे। अच्छा, उसके उसपे बाद अपना ब्रांडिंग था। ब्रांडिंग था। हाँ। उसके बाद जैसे आईबीएन लोकमत हो या स्टार प्रवाह हो, ये टेलीविज़न पे, चैनल्स पे हमारे हज़ार-हज़ार स्पॉट हुआ करते थे। हुँ, पूना में सकाळ न्यूज़पेपर है, लोकसत्ता है, लोकमत है, इनके पूरे पूरे फुल पेज एड्स मैं करता था, और बावजूद इसके मैंने ये देखा कि मेरा कस्टमर बढ़ नहीं रहा है। अच्छा। तकरीबन 12-15 लाख रुपया खर्चा करने के बाद मैंने देखा कि मेरा कस्टमर और नहीं ये बढ़ रहा है। ये हर एंटरप्रेन्योर के साथ होता है। वो हाँ, यही ये नए-नए बताना। हाँ। मार्केटिंग में जाते हैं ना, हुँ। तो ऐसा लगता है कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, एफर्ट गया और कुछ आया नहीं हाथ हाँ, में। और वो नहीं आया था। तो हुँ, मैंने एक रियलाइज़ किया कि भाई मैंने इसे थोड़ा-सा रुका, मैंने इसे समझने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये हुँ, क्यों हो रहा है कि हुँ, मेरे हुँ, पास कस्टमर नहीं आ रहे? हुँ, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था मुझे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रुक के उल्टी तरह से देखना शुरू किया कि मेरे पास कस्टमर क्यों आ रहे हैं? जो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे वो हैं? क्यों आ रहे हैं? तो मैंने ये देखा कि वो वॉव! कस्टमर आ रहे थे हुँ, रेफ़रेंस के थ्रू। ओके। अगर मान लिया जेटलिया जी ने अगर किसी को बता दिया कि भाई मैंने विघ्नहर्ता गोल्ड में बुकिंग किया है, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो कस्टमर मेरे साथ 50% क्लोज़ होके ही आता था। तो इसे अपन बोल सकते हैं रेफ़रेंस बिज़नेस, रेफरेंस, जो J4E में हमें एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छी तरीके से आया। अगर मैं आपको बताऊँ ना जेटलिया जी, और एक बड़े रेफ़रल नेटवर्क का भी मैं हिस्सा हूँ, हुँ, जहाँ पर से मैं मुझे बहुत बड़ा बिज़नेस आता है। हुँ, तो J4E में उसी टाइम पे मैं जुड़ा था। 2015-16 के दरमियान 15-16 मैं, शुरुआत से ही हाँ, मतलब। शुरुआत से ही मैं हुँ, विशाल मेत्री से जुड़ा हुँ, हूँ, और उनके थ्रू मैंने यहाँ पे देखा कि रेफ़रल्स मिलने के लिए हमारी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होनी बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश होगी? तो मैं अगर लोगों से हमेशा मिलूँगा, हुँ, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा हमेशा मिलता है हमें, ये वेल सेटेड है, आता है। आपके बर्ताव को देखा जाता है, सही बात है। आपके बात करने के तरीकों को देखा जाता है। हाँ, आप लोगों को कितना कनेक्ट करा के देते हो, ये देखा जाता है। मैं अगर आपको कहीं 2-4 लोगों को कनेक्ट करा के देता हूँ, उनके बिज़नेसेस को हेल्प कराता हूँ, तो वो लोग मुझे भी हेल्प करते हैं। और दैट्स व्हाई अगर मैं J4 की बात करूँ, J4 की इस हुँ, फोरम की बात करूँ मैं, हुँ, तो यहाँ पर से आपको मैं बताने में मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आज तक डेढ़ से पौने 2 करोड़ के इन्वेस्टर मिले हैं। क्या बात! बिज़नेस की बात करूँ तो 2.5 करोड़ का मुझे बिज़नेस यहाँ पर से मिला है, 2.5-3 करोड़ का। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फोरम हुँ, कि जो रेफ़रेंस बिज़नेस है, तो यहाँ पर से मुझे वो मिले हैं। और एक चीज़ मैं तो एंटरप्रेन्योर्स को, एक मैं ऑब्ज़र्व नोटिस ये कर रहा हूँ कि मार्केटिंग के कई तरीके हैं, जो आपके बिज़नेस को सबसे बढ़िया सूटेबल है, वो क्योंकि आपका रेफरेंस बेस्ड बिज़नेस है, तो आपको ज़रूर J4E जैसे नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म को कंसिडर करना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल, यस। और एक चीज़ है ना कि अगर आप उस प्लेटफ़ॉर्म में जा रहे हो, तो दिल खुल के जाइए, देने के लिए जाइए, देने के लिए जाइए। अगर लेने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं कुछ मिलना है, नहीं मिलेगा, वो मिल भी नहीं क्रेडिबिलिटी नहीं सकता है। बनेगी, हाँ, रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो आप जैसे तो बोल रहे हो कि हाँ, किसी और के लिए आपने कुछ रेफरेंस दिया, किसी हाँ। और के लिए आपने कुछ हेल्प करी उनके बिज़नेस को ग्रो करवाने के लिए उनको। और क्या है ना कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, ये आपको सिखाते भी बहुत अच्छे हैं। सही है। मैं आपको एक बता दूँ कि J4E में मुझे और एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद है हुँ, कि 2017 या 18 की बात है, हुँ, विशाल मेत्री जी ने विशाल मेगा मार्ट यहाँ पे फातिमा नगर में है, हुँ, तो वहाँ पे शाहीन मनियार, हुँ, इस ट्रेनर का एक कोच है, तो उनका एक प्रोग्राम रखा था। ओके, तो उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग ऐसी दी कि आप अपने कामों को दूसरों के हाथों में सौंपिए, डेलीगेशन। डेलीगेशन करिए हुँ, आप। अगर आप डेलीगेशन सही से करते हैं, और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। तो आज मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि बिकॉज़ ऑफ J4E की इस ट्रेनिंग, बिकॉज़ ऑफ शाइन मनियार, मैं ये डेवलप कर चुका हूँ कि मेरा बिज़नेस ऑटो पायलट मोड पे है। बिल्कुल।
तो अभी वो हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि सर आपका फोन बजते हुए हमने कभी सुना ही नहीं है हाँ, करके। तो मेरा फ़ोन सच में नहीं बजता है कभी, क्योंकि मेरी जो टीम है ना, वो हाँ, पूरी की पूरी डाइवर्सिफ़ाई है। अगर मेरा कस्टमर अगर बुकिंग करता है ना, हाँ, तो वहाँ पर से मेरा रिश्ता ही खत्म हो जाता है। यानी कि ओके, मैं सामने आना बंद हो जाता हूँ। हाँ, हाँ, मैं कनेक्ट में हूँ, लेकिन मेरी टीम पूरी की पूरी उस कस्टमर की ज़िम्मेदारी उठा लेती है। दिस इज़ द ओके, पावर ऑफ ट्रेनिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ डेलीगेशन। कि ये क्या हुआ कि मैंने उनको बता दिया कि भाई आपके काम, रूल्स, रेगुलेशंस, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, ये बता दी उनको। और ये मुझे यहाँ पर सीखने को मिला था। सही है। तो उसके कारण ये चीज़ तो होती है। वन ट्रेनिंग कैन कंप्लीटली अल्टर योर कोर्स ऑफ बिजनेस। यस, यस। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि एंटरप्रेन्योर्स को है ना, मानो ना मानो, हाँ, आपके बिज़नेस में एक सारथी की ज़रूरत है, एक सही बात। शिक्षक की ज़रूरत है, एक राह दिखाने वाले कोच की ज़रूरत है। तो वो जो है ना, वो आपको ये बताएगा कि भाई आपको आपके बिज़नेस को कैसे डाइवर्सिफ़ाई करना है, डेलीगेशन कैसे देना है, हर एक को आपको क्या-क्या ज़िम्मेदारी कैसे देनी है, क्यों देनी चाहिए, उसका काम क्या होगा, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि ट्रेनिंग, कोच, मेंटर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए और ये सारी चीज़ें जिस आसानी से आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगी। हुँ, मतलब मेरे ये तो ना मैं अभी रिसेंटली आया हूँ जे4ई फैमिली में, तो बाहर ऐसे लोग मिलते ही नहीं है और यहाँ पे मतलब आप एक बुलाओ तो 4 आ जाएँगे आपको 4 हेल्प करने के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड कंट्रीब्यूशन फॉर ईच अदर को समझ के उसका उपयोग लें, उसका आप बेनिफिट लें। करेक्ट। जैसे आपने बताया कि एक ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट था और उसके बाद में कोई एक नहीं यहाँ तो मल्टीपल मेंटर्स मिलते ही रहते हैं। आप आई एम श्योर आपको भी आपकी जर्नी में मिले ही होंगे इतने बहुत बढ़िया सारे, ऐसे बहुत सारे, मेंटर। बहुत सारे। उसके सिवा मेंटर कोच के सिवा इतना बढ़िया ग्रोथ कर पाना इट्स नॉट दैट सिंपल। हाँ, ये लोग मानते नहीं मानते या एंटरप्रेन्योर्स को मानना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि भई अगर आप सही ढंग से उसे समझ लो। क्योंकि क्या है ना, वो आपके बिज़नेस को अलग ढंग से देखते हैं। आप खुद बिज़नेस में हो, तो आप देख नहीं पाते हो खुद के आप बिज़नेस तो को। ऑपरेशंस में बिजी हो, डे टू डे में हाँ, बिजी हो बहुत हद तक। तो हाँ, जब आप डेलीगेशन करके अभी इतने सालों से आपने उसको प्रैक्टिस करके तब आप अभी इस लेवल पे हो कि आप जा सकते हो। आपको बुलाने टॉक शोज में बुलाते हैं, टीवी पे होस्टिंग के लिए बुलाते हैं आपके व्यूज जानने के लिए। तो आपका ये सारा समय आप निकाल तभी पा रहे हो क्योंकि बिजनेस तो चल रहा है ढंग से। और एक चीज़ है कि हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, अगर हमें एग्जैक्टली। टाइम मिलता है तो। हाँ तो क्या होता है ना कि ये सभी चीज़ें होने के कारण है ना, कि मैं अपने ही बिज़नेस को अलग लेवल से देख पाता हूँ कभी-कभी। सर, ये एक यही मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ जो अपना अभी अपकमिंग नया वेंचर है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त हम्म। हर बार स्ट्रगल करते हैं कि भाई मैंने भी किया कि बिज़नेस तो चालू करना है, मुझे आगे लेके जाना है, हाँ। लेकिन हर टाइम मुझे पैसों की ज़रूरत है और पैसा शुरुआत में और बिज़नेस वालों को पैसा कोई देता शुरुआत में नहीं है। कोई देता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास उनको देने के लिए कोई चीज़ें है ही नहीं कोलैटरल है, नहीं है। कोलैटरल नहीं है या सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी और नहीं इनफैक्ट है। अगर है भी तो आप तो वो सारा एग्ज़ॉस्ट करके ही बिज़नेस को यहाँ तक लाए हो। आप तो हाँ, वहाँ से आगे ले जा रहे हैं आप। तो यहाँ पे है ना ये चीज़ें आ जाती हैं, तो मैंने ये देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हुँ। देखो बिकॉज़ ऑफ डेलीगेशन या थिंग्स मैं बहुत सोच पाता हूँ, फ्री टाइम मिलता है फ्री टाइम मिलता है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। करेक्ट। तो मैंने ये देखा कि हर एक को क्या-क्या इश्यू आ रहा है। उसा उसे देखने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं और एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, कंपनी सेक्रेटरी हेमंत पवार का। हुँ, तो ये वो बंदा था हुँ, जिसने मुझे एक्चुअली कंपनी पेपर्स के बारे में बताया हुँ, हुँ, और उसका मैंने मेरे कंपनी में फ़ायदा पहले करके लिया। हुँ, बिकॉज़ ऑफ कंपनी पेपर्स, विघ्नहर्ता गोल्ड के साथ 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। हुँ, 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उनका मेरे साथ है। हुँ। तो कंपनी पेपर्स को दीज़ मैंने आर नॉट इन्वेस्टर्स इन डिजिटल गुड, दीज़ आर इन्वेस्टर्स इन द कंपनी। दिस इज़ आर इन्वेस्टर इन कंपनी। ये क्या साढ़े बात है! 7,000 से तो ज़्यादा मेरे कस्टमर है। वो ये अलग। इन्वेस्टर है। हाँ, नहीं मैं बिकॉज़ द हाँ, प्रोडक्ट इज़ आल्सो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैं उसको हाँ, हाइलाइट करना हाँ, चाह रहा हूँ। हाँ। यस। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि कंपनी पेपर्स को मैंने समझा। हुँ, हुँ, तो मैं आपके ज़रिए अपने एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने बिज़नेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हुँ, हो, तो अपने पहले बिज़नेस को ये समझिए कि मेरा बिज़नेस क्या है? हुँ, मेरा बिज़नेस
के बाद मेरा रेवेन्यू मॉडल क्या है, हम्म, और ये समझने के बाद ये भी देखिए कि मैं क्या यहाँ पे इन्वेस्टर ला सकता हूँ तो मैं उसे कौन से कंपनी पेपर देने चाहिए। अगर कंपनी पेपर समझते नहीं हो आप, तो आप विशाल मित्र के थ्रू, जेपौरी के थ्रू, या तो फिर अपने कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू अपने कंपनी पेपर्स को एक्सप्लोर करिए, जानकारी इसकी प्राप्त जानकारी करें। लीजिए। आप अपने पहले तो बिज़नेसेस के ओनरशिप की जानकारी लीजिए। हम्म, काफ़ी सारे लोग आज भी, अपने एंटरप्रेन्योर्स आज भी प्रोप्राइटरशिप में अटके हुए हैं हम्म, या पार्टनरशिप में अटके हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट ने आरओसी कंप्लायंसेस के साथ, अगर आप एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड करते हो, अगर आप अपनी कंपनी, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। सही बात। जहाँ पर आप अपने कंपनी पेपर्स के थ्रू पैसा रेज़ कर सकते हो, वहाँ पर तो आपको ब्याज नहीं देना है। वहाँ पर अगर आप पैसा कमाते हो तो आपको डिविडेंड के रूप में उनको देना है। और उसके आपकी बाद अगर आप कंपनी का नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जो वैल्यूएशन है वो भी अनलॉक होगा। अभी आपका वैल्यूएशन सिर्फ आपके तक ही सीमित है, कोई और आ हाँ, नहीं सकता उसके अंदर। करेक्ट। वैल्यूएशन अनलॉक तभी होता है जब लोगों को पता चलता है। मेरे पास मेरे पास कोहिनूर हीरा है, लेकिन हम्म, मैंने अगर वो दबोच के रखा हुआ है, तो लोगों को पता ही नहीं है। तो तो जब मैं मार्केट में जाऊँगा तभी तो पता चलेगा। तो ये आपने जो ये डेलीगेशन किया, फिर आपका फिर से ऑब्जर्वेशन तो की नहीं कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है, हुँ, और आपके पास में उसका सॉल्यूशन क्लिक होता है कहीं ना कहीं। आपने जैसे बोला कि यस, यस, आपने यस। कंपनी पेपर समझा, तो लग रहा है ये प्रॉब्लम तो केवल मेरा नहीं है, ये कई और कंपनीज के लिए भी है। हाँ, तो यही देखा था मैंने, और उसके बाद ही मैंने सिडिंगस्टेक एलएलपी कंपनी शुरू करी, जिसके थ्रू हम 2 सर्विसेज़ मेनली प्रोवाइड करते हैं अब। हम्म, एक है थोड़ा-सा हायर लेवल पे, जो अगर आपकी कोई एमएसएमई कंपनी है, हम्म, छोटी-बड़ी कंपनी है, हम्म, और अगर आपकी टेंजेबल एसेट 3 करोड़ के ऊपर की है, तो हम आपकी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफ़ॉर्म पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इमर्जिंग प्लेटफ़ॉर्म पे हम्म, लिस्टिंग के लिए लेके जाते हैं। ओके, जहाँ पर हम आपको आईपीओ के लिए गाइडेंस देते हैं। हम्म, पूना में से हमने अभी सूरत वाला बिज़नेस ग्रुप लिमिटेड, इस कंपनी को 13 अगस्त 2020 को लिस्ट कराया था। हम्म, 28 करोड़ की सिर्फ वैल्यूएशन थी। हम्म, ₹15 के शेयर प्राइस था। अगर आज के डेट में अगर आप गूगल सर्च करो, हम्म, तो वहाँ पे आपको दिखेगा ₹180 की शेयर प्राइस हो चुकी है। वाओ, सवा 200 करोड़ का वैल्यूएशन हो चुका है, मात्र डेढ़ 2 साल में। तो ये चीज़ें क कैसी करनी है, क्या करनी है, क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम आपको गाइडेंस देते हैं थ्रू आईपीओ एडवाइज़री। अब हम जल्द ही J4E के थ्रू ही ये कंपनी हमें आई है, हम्म, इस उदय करके। तो हम्म, इस उदय कंपनी को भी अपन एक 2 से 3 महीने में ये लॉन्च करेंगे लिस्टिंग करेंगे बीएसई इसका। के एसएमई प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। उनके ड्यू डिलिजेंस चल रहे हैं आज के डेट में। उसके बाद और 2 कंपनियाँ हमारे पास आई हुई है, तो इनको लेके जाएँगे। इसके साथ मैंने क्या किया ना, एक छोटा, यानी कि जो अपना छोटी कंपनियाँ हैं या हम्म, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मैंने एक nlx.co.in करके मैंने वेबसाइट शुरू करी है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है, हम्म, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड हम्म, है या हम्म, एलएलपी है, हम्म, और अगर आपको फंड रेज़िंग करना है, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर को बुला सकते हो। फंड रेज़िंग कराने के लिए हम आपको वहाँ सो पे ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड जी करेगी, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जो आपको प्रॉपर फॉर्मल इंडेक्स में लिस्ट नहीं होना है, ये प्राइवेट नहीं, ये कैसा ये रहेगा कैसे, ये? ये नॉर्मली क्या होता है ना, देखो, अगर आपको लिस्टिंग के लिए जाना है, तो आपको एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाना चाहिए, सही बात। तभी आप जाओगे। हम्म, तो उससे नीचे वाले कंपनियों को पैसों की ज़रूरत नहीं है क्या? तो है ना, उनको भी बिल्कुल, पैसों की ज़रूरत है। बिल्कुल है। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि उनको हमेशा बताया जाता है, हम्म, कई कंपनी हो या कई लोगों के पास ये बताया हम्म, जाता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप बैंक के पास चले जाइए, बैंक आपको लोन देगी। तो बैंक क्या रेट पे देगी? 12-15% से नीचे तो नहीं कोई देगी। नहीं दे। बिज़नेस लोन अगर 12-15% से होगा, तो वो बिज़नेस क्या करेगा? 12-15 करोड़ 15 12-15 लाख रुपया अगर करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो 12-15 लाख रुपए तो साल का उसे सिर्फ़ ब्याज और देना उसकी है। ग्रोथ में उसको हमेशा अपना इक्विटी टू डेट रेशो भी हेल्दी रखना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा लेवरेज भी कर लेंगे तो एक आध 2 महीना कोई डिसरप्शन कोई भी रीज़न से आ सकता है। करेक्ट, करेक्ट। हमने गए 2-3 सालों में देखा है पैंडेमिक की वजह से, जो लोगों के पास में उतना थावस था कि 2-3 महीना भी निकाल ले, उन लोगों का बिज़नेस बहुत बढ़िया से बाउंस बैक कर चुका। और जो पूरी तरह से डेट पे डिपेंडेंट थे,
उनको बहुत समय लगा, या हो सकता है कि उनको बहुत भारी चोट पड़ी होगी उस चक्कर में। जेटली जी, मेरा एक सवाल सीधा सीधा आपके थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को है। हम्म, आप मुझे बताइए कि काफ़ी सारे लोग आपने भी देखे रहेंगे, हम्म, 25-25, 30-30 सालों से बिजनेस में हैं। सही बात। उन्होंने टाइम पे इनकम टैक्स भरा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है। अब जब लॉकडाउन था, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं बोला कि जेटली जी ये 10 लाख रुपया रख दीजिए, आप मुझे 2-5 सालों में दे दीजिए। ऐसा नहीं बोला, नहीं, बराबर है। हम बिल्कुल माफ़ी की गुंजाइश नहीं रखते नहीं। हैं, क्योंकि हम बिजनेस में हैं, हम माफ़ी की गुंजाइश नहीं रखते हैं। लेकिन आपने हमें हेल्प भी नहीं करी, बराबर है। इनफैक्ट जिनके लोन हेल्दी चल रहे थे उनको एडिशनल लोन मिले, हाँ, नए केसेस को कुछ तो नहीं उल्टा मिला। डेट में आ गए, बराबर है। सही। तो इतना होने के बावजूद आज वो लोग देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। बिजनेस हमेशा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ख्याल में रखिए। एक अगर बिजनेस में अगर आपके पास 10 लोग हैं, तो जेटली जी मान लीजिए उन्होंने 40 लोगों को एक्सेलरेट किया हुआ है। वो बिजनेस ओनर हमेशा लास्ट है ना टू रिसीव द बेनिफिट। हाँ, सबको देगा, गवर्नमेंट को देगा, उसके बाद में ही डिजर्व। हाँ। तो ये होने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला है। नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ या हम क्या चाहते हैं इस हमारी इस प्रोडक्ट के थ्रू, कि आप ज़रूर पैसा उठाइए, ज़रूर आप धंधे बढ़ाइए, लोगों को मदद करिए, रोज़गार निर्मित करिए, गवर्नमेंट का टैक्सेस गवर्नमेंट को दीजिए, लेकिन वो देते वक़्त आप भी कहीं न कहीं सेफ़र हो जाइए। ये यही पेपर्स का इस्तेमाल आई थिंक धीरूभाई अंबानी ने भी उनके समय में किया था, सही है। और वैसे ही इन्होंने अपनी फाउंडेशन बनाई, और इतने बड़े एम्पायर्स जो 100-100 200 साल से बॉम्बे पे राज करते थे, इंडियन इकोनॉमी पे राज करते थे, उनको चैलेंजर के फॉर्म में आके करेक्ट, अपने आप करेक्ट। को एस्टैब्लिश तो किया। ये करने के लिए उनको किसी कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन मिली। या तो फिर उन्होंने जानकारी ली, बराबर है। अगर हम एज अ एंटरप्रेन्योर अगर ये चीज़ सीखेंगे, तो हम भी तो वो रास्ता अपना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ ना कि हम लोगों को कभी इसके बारे में बताया नहीं गया। तो मैं आपके ज़रिए विशाल मेथी को भी ये संदेशा देना चाहूँगा, या जयपुरी फैमिली को भी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप ज़रूर इसके ऊपर भी अपने प्रोग्राम चालू करें। और ये एक रोड मैप बन सकता है, ज़रूरी नहीं चलो आप आज के आज ही ये पेपर प्रोसेस में जाओ, लेकिन ये विज़न में ही नहीं है तो मेरा हमेशा कभी बड़ा सोचने में हमेशा संकोच रहेगा कि यार नहीं, धीरे-धीरे करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ। मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन मैं आज फिर से एक बार देता हूँ। हुँ, अपने जेपहरी फैमिली में कृष्णा बड़ौने करके एक बंदा है, बिल्कुल। ओके? इंडियन ड्राइवर्स ऐप है उस बंदे हुँ, का। 35,000 से ज़्यादा आपके ड्राइवर्स ड्राइवर्स एसोसिएटेड है उनके। उसके साथ एसोसिएटेड है। 40 से ज़्यादा एमएनसीज़ उनके पास से सर्विसेज़ लेती है। हुँ, अब इस बंदे को 1 करोड़ की अगर ज़रूरत है, तो उसके सामने अगर हम लोन का प्रस्ताव रखेंगे, हुँ, तो ये ठीक नहीं होगा। उससे बेटर क्या हो सकता है कि वो अगर अपने उस एमएनसीज़ के 10-10 लोग भी पकड़ता है, 400 लोग उनके सामने रहेंगे, जो एक अच्छा खासा 1-1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कंपनी में, तो एक क्राउड 4 करोड़। फंडिंग जैसे हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ क्राउड फंडिंग यार। अगर आप कंपनी पेपर्स को समझते हो ना सर कभी, तो आप उनको अपनी कंपनी की इक्विटी दे रहे हो, हाँ, बराबर है? मतलब उनको ज़रूरी अपने नहीं कि एक ही इंसान से आपको बड़ा चंक लेना है, आप हाँ, माइक्रो चंक्स भी ले सकते हो कई सारे लोगों से। कभी भी क्यों नहीं, वो तो अच्छा रहेगा ना। अगर मान लीजिए मैं 1 करोड़ किसी बंदे से ले रहा हूँ, तो वो मेरे ऑफ़िस में आएगा तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा हमेशा। मेरी चेयर उसे खाली करके देनी पड़ेगी, वो बैठ तू करके। तो मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा ना उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये आज आज ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मान लीजिए 1 करोड़ के है, 2 करोड़ के हैं, फिर उसके बाद मैं मुकेश भाई के ऑफ़िस में जाता हूँ हुँ, और उनको बोलता हूँ ज़रा बाजू को हटिए, मुझे बैठना है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर का वही तो इंटेंशन होता बहुत नहीं सारी है। इसके बारे में लोगों को एप्रीहेंशंस होंगे, कुछ होंगे, तो डोंट जस्ट से कि ये मेरे लिए नहीं है, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर सोचे करें, और अपने सीखिए, रोड मैप समझिए। में इसको लेके आए। करेक्ट, करेक्ट। तो ये संदेश हम देके लोगों को आप विदा लेते हैं और बताते हैं कि ये जो जर्नी है इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की। ज़रूर से इस यस। एपिसोड में से पॉइंट्स निकालिए, डिस्कस कीजिए, और जभी भी चाहिए, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव एक्सेस टू सर, है ना? कभी भी, कभी तो भी। प्लीज़ यूटिलाइज दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for tuning in to the J4E podcast. We certainly hope that you really enjoyed this conversation and you learned a lot from this conversation between
two entrepreneurs or two businessmen who were discussing their journey into business, and of course about J4E. To know more about J4E and to listen to more such amazing conversations and to be a part of the J4E community, don't forget to follow us, like our channels and subscribe to our channels. Just go on the internet and search for J4E, alphabet J, number 4, alphabet E, and we'll be right at your disposal. This podcast is driven by the J4E community and is available on all major audio streaming platforms. You can also watch the video on the YouTube channel. And with this, I sign off for today and I can't wait to meet you in the next one.